Hello students, welcome to Shortcut. Today we will do the question answers of chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. So I have already explained this chapter in my earlier video. So today we are going to discuss the question answers of this chapter. So the first question you are seeing on the screen is, list the steps taken by the captain to protect the ship when rough weather began. The second part of this is to check the flooding of the water in the ship. So these two questions are given in first question. That first of all we have to tell कि जो शिप थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कैप्टन थे उन्होंने क्या कदम उठाए जब वेदर बिगड़ गया, जब वेदर रफ हो गया. तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर से शिप को बचाने के लिए कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो अपनी स्पीड को, अपनी गति को थोड़ा धीमा करेगा. सो ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिब and lashed heavy mooring rope in a loop across the stem. Then they double fastened everything and went through their life raft drill. अब उन्होंने शिप की गति को कम करने के लिए क्या किया, उन्होंने स्टॉर्म जिब जो रहता है उसको रोप के साथ उसको ड्रॉप कर दिया समंदर के अंदर, और फिर उन्होंने जो डबल फासन यानी कि डबल बार उसको बांध दिया, डबल तरीके से उसको गांठ दी, और फिर उन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल जो की जाती है उसको शुरू किया. यानी कि जो मॉक ड्रिल जैसे बोलते हैं हम लोग, तो एक प्रैक्टिस रहती है जो. तो अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि उनको तुरंत समंदर में उतरना पड़े राफ्ट के साथ, तो किस प्रकार से उतरेंगे, तो उसको भी उन्होंने करके देख लिया. The answer for the next question is to check the flooding of the water in the ship. अब शिप में जो पानी बढ़ रहा था उसको उन्होंने किस प्रकार चेक किया. लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर. उन्होंने क्या किया, उस समय वाटर को पंप आउट करना शुरू किया जो कि शिप के अंदर इकट्ठा हो रहा था. द कैप्टन स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर्ड वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गेपिंग होल्स. जो कैप्टन था उन्होंने जो कैनवास था और कैनवास को उन्होंने लंबा किया यानी कि उसको खोला, और सिक्योर्ड वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल. जो होल्स थे जहाँ से पानी आ रहा था उनको उन्होंने वाटर प्रूफ हैच से उसको कवर करने की कोशिश की ताकि पानी को अंदर आने से रोका जा सके. When the two hand pumps blocked an electric pump short circuit, he found another electric pump. जब उन्होंने देखा कि दो जो हैंड पंप्स थे वो ब्लॉक हो गए हैं, इलेक्ट्रिक पंप जो था वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो उन्होंने एक और इलेक्ट्रिक पंप ढूंढा, उसको कनेक्ट किया पाइप से और फिर उसको चालू किया ताकि पानी को बाहर पंप आउट किया जा सके. तो इस प्रकार उन्होंने पानी को बढ़ते हुए देखकर ये एक्शन लिया. दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयज ऑन 4th and 5th जनवरी. 4 और 5 जनवरी के दिन जो ट्रैवलर्स थे इनकी मनोस्थिति क्या थी. ऑन 4th जनवरी द वॉयजर्स felt relieved after 36 hours of continuous pumping at water. अब 4 जनवरी की बात करें तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ क्योंकि लगातार 36 घंटे तक कंटिन्यूस पंपिंग करने के बाद अब वो काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे थे. दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. आज 2 दिनों में पहली बार उन्होंने कुछ खाया था. देयर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. इनकी ये जो खुशी थी ये बहुत ही छोटे समय तक टिक पाई. दे फेस डेंजरस सिचुएशन ऑन 5th जनवरी, क्योंकि 4 जनवरी को उन्होंने लगभग 36 घंटे तक कंटिन्यूस पंपिंग करने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन फील किया, लेकिन उसी दिन उन्होंने खाना खाया 2 दिन के बाद. लेकिन उनकी ये जो खुशी थी यानी कि सब सिचुएशन को कंट्रोल में करने की, वो ज़्यादा देर नहीं टिकी और 5 जनवरी को सिचुएशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई. फियर ऑफ डेथ लूम्ड लार्ज. अब इस समय उनके ऊपर मौत जो थी वो मंडराने लगी, यानी कि उनको मरने का खतरा और ज़्यादा उनको मतलब डर लगने लगा कि सिचुएशन वर्स हो गई. कैसे? दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस. तो उस समय वो जो जब मौत सामने खड़ी है तो आदमी कैसे फील कर सकता है, आप समझ सकते हैं. दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस. ऑब्वियसली वो स्ट्रेस में होंगे ही उस समय उनकी मनोस्थिति इस प्रकार की थी. थर्ड क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं यहाँ पर, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स ऑफ द नरेशन of
the events as indicated in the 3 sections of the text. Give a subtitle to each section. अब ये जो हमने पढ़ा है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है, तो अलग अलग तरीके से हमें इसको डिस्क्राइब करना है और अलग अलग को हमें एक एक टाइटल भी देना है, सब टाइटल जिसको हम कहें, क्योंकि चैप्टर का टाइटल तो दिया हुआ है. द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स अ पीसफुल जर्नी. हमने देखा कि पहले सेक्शन में एक पीसफुल जर्नी का हमारे सामने बताया गया है, और वो था प्लायमाउथ, जो कि इंग्लैंड से शुरू हुआ था 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, अफ्रीका तक. द नरेटर इज रिलैक्स्ड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. इस समय नरेटर की मनोस्थिति क्या है, वो रिलैक्स्ड हैं और कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं. एज द वेदर डिटेरियोरेटेड दे फेस्ड जिजांटिक वेव्स. जैसे जैसे वेदर जो था वो खतरनाक ख़राब होने लगा तो उनके सामने विशाल काय लहरें उठने लगी. दे टुक प्रिकॉशंस. उन्होंने प्रिकॉशंस लिए अपने आप को बचाने के लिए. एंड स्ट्रगल विद द डिज़ास्टर. और वो डिज़ास्टर के साथ स्ट्रगल करने लगे अपने आप को बचाने के लिए. द नरेशन बिकम्स ग्रिम बट इट एक्सूड्स द फाइटिंग स्पिरिट, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर. नरेटर जो है वो काफ़ी घबरा चुका है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये दिखाया गया इस पार्ट के अंदर कि उन्होंने एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ इस सब का सामना किया. बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6th, वे वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय इवनिंग दे साइड द एम्स्टरडैम आइलैंड्स. और 6 जनवरी की सुबह तक जो उनकी शिप को जो नुकसान होना था, जो डिज़ास्टर हमने देखा था चैप्टर में कैसा उन्होंने फेस किया था, उसके बाद उनकी जो शिप थी जिसका नाम था वेव वॉकर, वो स्टॉर्म यानी कि जो तूफ़ान था वो तूफ़ान से बाहर आ चुकी थी और उनको सामने एम्स्टरडैम आइलैंड्स दिख रहे थे जिसमें वो पहुंचना चाहते थे. आपको याद है ना, छोटे से एक आइलैंड का ग्रुप था जो कि बहुत ही छोटा था और वहाँ पर अगर वो पहुँच जाएँ तो अपनी जान बचा सकते थे. द नरेटर इज़ नाउ रिलैक्स्ड. ही इज़ फीलिंग जॉयफुल, रिलीफ एंड कंप्लीट कॉन्फिडेंस आर अपरेंट. यानी कि वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है. ओवरऑल जो सिचुएशन है उनके कंट्रोल में है. द सब टाइटल ऑफ ईच सेक्शन. हम पहले सेक्शन का अगर सब टाइटल देना चाहें तो चेयरफुल जर्नी बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी जर्नी कैसी थी, चेयरफुल ही थी. दूसरे सेक्शन में फेसिंग द वेव इन्होंने टाइटल दिया क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वेव्स को फेस किया. और तीसरे में अगर टाइटल दिया जाए सर्चिंग द आइलैंड तो भी गलत नहीं होगा. तो इस तरीके से हमने 3 पार्ट में इसको बांटकर उन तीनों को अलग अलग टाइटल्स दे दिए हैं. आगे क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर. अब अडल्ट्स और बच्चों के अंदर बात की जाए, बच्चे और बड़ों में किस प्रकार से हमें डिफरेंस देखने को मिलता है जब वो किसी डेंजर को यानी कि किसी खतरे का सामना करते हैं. अब बात की जाए तो इनके बीच में बहुत डिफरेंस होता है. जब दोनों अलग अलग तरीके से इसको फेस करते हैं इनका रिएक्शन अलग अलग रहता है. अडल्ट्स जो हैं they felt the stress of the circumstance but prepared themselves to face the danger. adults जो थे वो स्ट्रेस फील करते हैं सर्कमस्टांस में और इस खतरे को फेस करने के लिए वो अपने आप को क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं. वो सफिशेंट प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि शिप को बचाया जा सके रफ वेदर से. और वो हर एक व्यक्ति को यानी कि जो भी शिप के ऊपर हैं उन सबको लाइफ लाइन्स के द्वारा यानी कि जो भी चीज़ें जो अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी हैं वो सब चीज़ें मुहैया करवाते हैं. इवन वो वाटरप्रूफ क्लोथ्स हो गए या कोई भी चीज़, जैकेट्स हो गई जो लाइफ जैकेट्स कहा जाता है, ये सब चीज़ें मुहैया करते हैं. लैरी एंड हर्ब वर्कड cheerfully and optimistically for 3 days continuously to pump out water from the ship. लैरी और हर्ब की बात की जाए, उन्होंने लगभग 3 दिन तक, हमने देखा 36 घंटे तक उन्होंने कंटिन्यूसली काम किया ताकि वो पानी को पंप आउट कर सकें शिप में से. मैरी जो थी उन्होंने नरेटर को रिप्लेस किया. जब नरेटर काफ़ी थक चुके थे तो मैरी ने उनकी मदद की उसमें. एट द व्हील, उन्होंने व्हील को संभाला यानी कि मदद की नरेटर की डेक के ऊपर और शिप को स्टीयर किया यानी कि उसको चलाने में उन्होंने योगदान दिया. शी ऑल्सो सर्व्ड द मील आफ्टर 2 days ऑफ स्ट्रगल. और जो मैरी थी उन्होंने 2 दिन के स्ट्रगल के बाद उनको खाना भी दिया. नरेटर परफॉर्म्ड हिज रोल एज कैप्टन. नरेटर ने कैप्टन के तौर पे अपना रोल जो था वो बखूबी निभाया. बहुत ही हौसले, हिम्मत और दृढ़ निश्चय से उन्होंने अपना रोल निभाया पूरी जिम्मेदारी के साथ. और उन्होंने जो रिपेयर वर्क था उसको खुद अपने हाथ में लिया और जो भी चीज़ की ज़रूरत थी, जो भी मतलब बन पड़ा, उन्होंने वो किया. हर तरफ से जो शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ उनसे हुआ उन्होंने किया. उन्होंने शिप को आइलैंड की तरफ ले जाने में भी मदद की. द चिल्ड्रन सफर्ड साइलेंटली. जो बच्चे थे, बच्चे भी सफ़र कर रहे थे, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन उन्होंने भी सब कुछ
साइलेंटली, चुपचाप और पेशेंटली, काफ़ी संयम से सब कुछ हैंडल किया। सू डिड नॉट वांट टू बॉदर हर फादर। सू जो थी वो अपने पिताजी को बॉदर नहीं करना चाहती थी, वो उनको परेशान नहीं करना चाहती थी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताकर। यानी कि हमने देखा था कि जब वो शिप में जो बड़ी लहरें टकराई थी तो शिप एकदम से पलट चुकी थी ऑलमोस्ट, तो उस समय उनको सर में भी चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने फादर को इसके बारे में बताकर बिल्कुल भी बॉदर करना ठीक नहीं समझा। जॉन जो था उसने भी बड़ी हिम्मत से काम लिया, बड़े ही साहस से काम लिया। ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। उन्होंने अपने पिताजी से आके कहा था कि ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ ऑल ऑफ देम पेरिश टुगेदर, कि अगर वो सब लोग साथ में हैं तो उसको मरने से भी डर नहीं लगता है। तो ये हमको बताता है किस प्रकार जो बच्चे थे, बड़ों ने तो उस सिचुएशन से लड़ने के लिए बहुत काम किया, मेहनत की, उससे बाहर भी निकल आए, लेकिन बच्चों के हौसले की भी दाद देनी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। यानी कि ऑप्टिमिज्म यानी कि जो हमारा आशावादी नेचर है, यानी कि होपफुलनेस, वो किस प्रकार से हमें स्ट्रेस पे भी विजय पाने में, यानी कि स्ट्रेस को भी जीतने में मदद करता है। ये स्टोरी हमको ये सजेस्ट करती है, इससे पता लगता है, जैसे कि हमने देखा काफ़ी सारे इंसिडेंट्स इसमें थे, कि ऑप्टिमिज्म जो है वो स्ट्रेस को दूर करने में, स्ट्रेस पर विजय पाने में हमें मदद करती है। द बिहेवियर ऑफ द 4 adults during crisis bears it out. Larry Vigil and Herb Sigler were 2 crewmen. As the mighty waves smashed the deck, water entered the ship through many holes and openings. Right from the evening of 2nd January, Larry and Herb started pumping out water. They worked continuously, excitedly, and feverishly for 36 hours. It was a result of their continuous pumping that they reached the last few centimeters of water on January 4th. They remained cheerful and optimistic while facing extremely dangerous situations. The narrator did not lose his courage, hope, and presence of mind while facing problems. He did not worry about the loss of equipment. He used whatever was available there. His self-confidence and practical knowledge helped them to steer out of storm and reach the Amsterdam island. Mary stayed at the wheel for all those crucial hours. She did not lose hope and courage either. तो हमने यहाँ पर देखा करेज, यानी कि किस तरीके से वो लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, यानी कि आशावादी थे। उन्होंने होप नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी कि हम लोगों को इस तूफ़ान के अंदर, इस भरे समंदर में, जहाँ पर उन्होंने जब मेडे कॉल्स के लिए भी ट्राई किया तो वहाँ पर भी उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। ऐसे में जब पानी जो था वो शिप के अंदर आने लगा, बोट के अंदर आने लगा, पानी बढ़ता देखकर लैरी और हर्ब इन दोनों ने कंटिन्यूसली लगभग 2 दिन तक इन्होंने कंटिन्यूसली पानी को पंप आउट किया, लगभग 36 घंटे तक बताया गया इसमें। और उसी दौरान बड़ी हिम्मत से इन्होंने काम किया, यानी कि होता आदमी बीच समंदर में पानी के अंदर है कि आदमी पानी से छुटकारा पाना चाह रहा है। तो इट वाज रियली करेजियस, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क डन बाय देम। और उसी दौरान ये 2 क्रूमैन थे, इनके साथ साथ जो नरेटर थे उन्होंने भी बड़ी हिम्मत, बड़े हौसले का, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का हमारे सामने उदाहरण पेश किया। और उन्होंने वरी, इस बारे में उनको कोई चिंता नहीं हुई कि मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, मेरे कोई इक्विपमेंट्स ख़राब हो रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी अवेलेबल था अपने कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज से उसका उपयोग करके स्टॉर्म से बाहर आने में सबको मदद की। और फिर अंत में वो एम्स्टर्डम आइलैंड पहुँचे। और इसी दौरान उनकी जो पत्नी थी मैरी, उन्होंने व्हील पर कंट्रोल पाकर, यानी कि वो उनकी मदद के लिए व्हील पर गई, और उन्होंने भी होप, यानी कि जो उम्मीद थी वो नहीं छोड़ी, और बड़ी हिम्मत और हौसले का उदाहरण देते हुए इस बड़े भयंकर तूफ़ान पे उन्होंने जीत पाई और इससे बचकर वो निकले। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से ऑप्टिमिज्म, यानी कि आशावादीपन जो आदमी के अंदर, यानी कि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हमारे जीवन में आए लेकिन हमें आशा, उम्मीद, होप नहीं छोड़ना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम सच हजार्डस एक्सपीरियंसेस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। यानी कि मौत के साथ आमना सामना होने पे इस तरह की सिचुएशन में अगर हम लोग हों तो हमें क्या जीवन में सीखने को मिलता है। Hazardous experiences may bring us face to face with death, but they impart us many important lessons. भले ऐसे कुछ कार्यों में, ऐसे रिस्की वर्क्स के अंदर हमें मौत से हमारा सामना हो सकता है, लेकिन इससे हमें जीवन जीने में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लेसन भी सीखने को मिलते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जो हमारा जीवन है वो हमेशा से फूलों का एक बिस्तर नहीं है, यानी कि एक आसान जीवन नहीं है। वी मस्ट रिएक्ट टू डेंजर्स एंड रिस्क विद पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड। हमें डेंजर्स यानी कि मुश्किलों से, खतरों से और रिस्क, इन सब चीज़ों में बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े संयम से, अपने एक अच्छे एटीट्यूड के साथ उससे हमें लड़ना चाहिए। एडवर्सिटी इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। The purity of gold is judged by putting it in fire. The hazardous experiences bring out the best in us. तो जिस प्रकार से जो सोना है उससे जिस प्रकार से हम तैयार करते हैं अपने गहने, तो गहने तैयार करने से पहले क्या किया जाता है आपको पता है? सोने का उसको तपाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। तो जिस प्रकार से सोने से सुंदर आभूषण बनाने से पहले उसको आग में डाला जाता है, उसको तपाया जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति जो है उसके कैरेक्टर का जो टेस्ट है वो भी मुश्किलों के दौरान ही होता है। और इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे अंदर जो बेस्ट कैपेबिलिटीज़, जो हमारे अंदर की जो छुपी हुई कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बाहर लाने में, स्किल्स को बाहर लाने में मदद करते हैं। कावर्ड पर्सन die many times before their death. Fear is a negative feeling and leads to inactivity and abject surrender to circumstances. अब एक कायर व्यक्ति जो है वो पता नहीं कितनी बार मरता है, क्योंकि वो हर बार, हर पल डर डर कर बिताता है। तो इस प्रकार जो एक कायर व्यक्ति है वो पता नहीं कितनी बार मौत मरता है। इस प्रकार से फियर जो है, यानी कि डर जो है वो एक नेगेटिव फीलिंग है, और वो जिस भी व्यक्ति के पास नेगेटिविटी है, नेगेटिव फीलिंग है, वो किसी भी सर्कमस्टांसेस के सामने बहुत ही जल्द सरेंडर करके हार मान सकता है। Such sailors or soldiers lose the battle against the odds in life. On the other hand, person with self-confidence, courage, resourcefulness and presence of mind face all the danger boldly and overcome all disasters. Their sharing and caring attitude inspires others also to face the adverse circumstances boldly and tide over them. अब जो कावड़ की बात की गई, यानी कि एक डरपोक आदमी, वो कई बहुत मरता है जीवन में, रियल में मरने से पहले वो कई बार मर चुका होता है। और ऐसे व्यक्ति जो नेगेटिविटी से भरे हुए, वो जीवन में किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। वो अपने जीवन के अंदर हर एक मोड़ पर उनके सामने निराशा और हार ही उनके हाथ लगेगी। जबकि एक व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी है, वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपने बहादुरी से, रिसोर्सफुलनेस और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से किसी भी परिस्थिति का मुंह मोड़ सकता है। और उनका जो नेचर, जैसे कि हमने इस चैप्टर के अंदर देखा, सब लोगों ने मिलकर किस प्रकार से हिम्मत से काम लिया, और उनका एटीट्यूड का था शेयरिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड था, एक दूसरे के प्रति केयर करना। तो इस तरीके से आदमी खराब से खराब सिचुएशन में भी ऊपर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशंस इन स्पाइट ऑफ द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड। अब हमने देखा कि ये जो एक्सपीडिशन थी, जो ये यात्रा की जा रही थी राइटर के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा, इस तरह की यात्राएं अक्सर हमने देखा है कि लोग करते हैं, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा रिस्क था, फिर भी ऐसा लोग क्यों करते हैं? अब इसका उत्तर क्या है हमारा, देखते हैं। मैन इज एडवेंचरस बाय नेचर। इंसान जो है वो कैसा है नेचर से? एडवेंचरस। मतलब हर एक आदमी को एक बोरिंग लाइफ से छुटकारा चाहिए, समथिंग इंटरेस्टिंग भी हो। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा उसमें थ्रिल मिलेगा, थ्रिल ऑफ एक्सप्लोरिंग अननोन लैंड्स। कुछ लोगों को ये सब में ये चीज़ नहीं होती है, कुछ लोगों में होती है। जैसे कि आप अगर एडवेंचरस लाइफ की तलाश में हैं, आप अननोन जगह पर जाएंगे, यानी कि ऐसी ऐसी जगहों को डिस्कवर करेंगे जो कि किसी को पता ही नहीं, यानी कि दूर दराज इलाकों में जाना। डिस्कवरिंग वेल्थ, ब्यूटी लाइंग हिडन इन फार ऑफ लैंड्स, यानी कि सुंदरता जो दूर दूर इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जो सुंदरता है, वो जैसे आपने देखा वो मैन वर्सेस वाइल्ड आता है हमारा, और इवन और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स डिस्कवरी और नेट जियो पे आते हैं हमारे, जिसमें हम लोग देखते हैं
कि किस प्रकार से वो लोग बीहड़ों में, बंजरों में घूमते रहते हैं, वहाँ का जो सुंदरता है, वहाँ का जो नेचुरल जो ब्यूटी है, और उसको पाने में, उसको देखने में जो उनको आनंद मिलता है, वही उनके जीवन का एडवेंचर है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर हम बात करें, बेयर ग्रिल्स को आपने देखा होगा कितनी बार कितने रिस्क से अपनी जीवन को कहाँ कहाँ मतलब वो जाकर काम करता है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आता है उन लोगों को उसमें। तो ये ब्रेव हार्ट्स हैं। क्या हैं ये? ब्रेव हार्ट्स, यानी कि ये बहादुर लोग हैं और लाइफ में ये रेस्ट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग करें। Perhaps they value one crowded hour of glory more than a long uneventful life of sloth and inactivity. ये वो लोग हैं जो 1 घंटा, 1 crowded hour, यानी कि 1 घंटा अपने जीवन का एडवेंचर की तलाश में बिता दें, ना कि वो एक स्लॉथ, एक ऐसे प्राणी की तरह जो कि इनएक्टिवली, यानी कि एकदम शांति से एक जगह पड़ा रहे पूरा जीवन भर। यानी कि ये लोग विश्वास करते हैं कि लाइफ में कुछ एडवेंचरस होना चाहिए, भले उसमें कितना भी रिस्क है। यानी कि जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल मची रहनी चाहिए, मज़ा आता है उसमें, और एक स्मूथ लाइफ चलती रहती है। जैसे एक स्लोथ की बात की जाए, एक यानी कि एक आलसीपन में अगर आदमी अपना जीवन बिता दे तो उसमें इनको कोई मज़ा नहीं आता। इट इज़ ट्रू दैट समटाइम्स एडवेंचर्स आर क्वाइट रिस्की एंड प्रूव फैटल। कभी कभी जो एडवेंचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्की भी होते हैं और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। द फेलियर्स ऑफ सम पर्सन्स डोंट डॉन्ट द रियल लवर्स ऑफ एडवेंचर। अब कुछ लोग इसमें अपनी जान भी खो बैठते हैं, लेकिन इससे जो एडवेंचर लवर्स हैं उनको डिस्करेज वो लोग नहीं होते। हम देखते हैं कि जो लोग जाते हैं एडवेंचर की तलाश में, बहुत सारे जो हम जैसे कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए माउंटेनियर्स जो हैं वो जाते हैं काफ़ी सारे, तो माउंटेनियर्स जो जाते हैं उनमें से काफ़ी लोग वापस भी नहीं आ पाते हैं। लेकिन इससे जो नेचर जो ये एडवेंचर लवर्स हैं उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो और हिम्मत से और ताकत से अपना एडवेंचर, उनको वहाँ से एक शिक्षा मिलती है कि हमें और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा लगन से इसकी तरफ इस काम में करना, इस काम को करना है और दूसरों से अच्छा करके बताना है। दे ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम द शॉर्ट कमिंग्स एंड एरर्स ऑफ अदर्स। हाँ, ये लोग उनकी गलतियों से, उनकी जो मिस्टेक्स थी उससे सीखते हैं और ज़्यादा हिम्मत से आगे बढ़ने की, यानी कि और ज़्यादा तैयारी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पार्ट ऑफ द चार्म ऑफ एन एडवेंचरस एक्सपीडिशन लाइज इन अडेप्टिंग oneself to the circumstances and overcoming the odds। एक एडवेंचरस इवेंट एक्सपीडिशन की बात की जाए तो अगर इनके एक्सपीडिशन, जैसे हमने देखा जो नरेटर थे, उनके एक्सपीडिशन अगर सब स्मूथ चलता रहता तो उसमें कोई मज़ा नहीं आता, तो शायद हम उनकी स्टोरी आज यहाँ पढ़ भी नहीं रहे होते हमारी बुक के अंदर। तो जो उनकी स्टोरी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ उनको एक डिफरेंट हमारे सामने एग्जाम्पल उन्होंने पेश किया है। यानी कि जो सर्कमस्टांसेस थे, जो मुश्किलें थी, जो ऑड्स थी उनके सामने, उन सब से इन्होंने लड़कर किस प्रकार विजय पाई, इसीलिए इनकी कहानी हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है और हम इनसे काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं। सो द सक्सेस ऑफ एन एडवेंचरस एक्सपीडिशन ब्रिंग्स नेम, फेम एंड वेल्थ। तो ऐसी जो एक्सपीडिशंस होती हैं इनसे नेम, फेम और वेल्थ तीनों चीज़ें मिलती हैं। हिस्ट्री बुक्स जो हैं वो ऐसे एक्सप्लोरर से भरी पड़ी हैं। आपने सुना हो कोलंबस, वास्को ड गामा, कैप्टन कुक, कैप्टन स्कॉट के बारे में। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने ऐसी एक्सपीडिशंस पे निकले और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस कार्य किए हैं। तो इस प्रकार से एडवेंचर जो है वो एक हमारे जीवन का एक पार्ट है और कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं उनसे लड़ने के लिए हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिलती हैं इन सब से। नाउ विल सी सम शॉर्ट आंसर्स। What did the narrator plan to do? What preparations did he make for it? नरेटर ने क्या प्लान किया था? वो एक अराउंड द वर्ल्ड सी वॉयज पे, यानी कि एक समुद्री यात्रा पे जाना चाहते थे, पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाने के लिए, जैसे जेम्स कुक गए थे जो कि 200 साल पहले उन्होंने एक्सपीडिशन की थी, तो उनकी तरह ये ऐसा करना चाहते थे। और पिछले 16 साल से वो, उनकी पत्नी, अपना जो फ्री समय था, लीजर टाइम मतलब जो फ्री टाइम था उनका, वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में और मतलब एक्सपीडिशन में क्या क्या उनको किस प्रकार से मुसीबतें उनके सामने आ सकती हैं उसके लिए तैयार करने में उन्होंने वो समय बिताया था। तो इस प्रकार उन्होंने प्रिपरेशन की। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नरेटर्स बोट। हाउ हैड द नरेटर इक्विप्ड एंड टेस्टेड इट। नरेटर की जो बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर। वो बहुत ही सुंदर, लगभग 23 मीटर लंबी और 30 टन वुडन हल्ड शिप थी। इट हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। इसको बिल्ड किया गया था कैसे? प्रोफेशनली, यानी कि ये प्रोफेशन, यानी कि ये रियली कारगर थी जो इतने लंबे सफ़र पे जा सके।
They spent months fitting it out and testing it in the roughest weather they could find. इन्होंने इसको बनाने में, फिट करने में महीनों गुजारे थे और इसको टेस्ट किया गया था बुरे से बुरे, खराब से खराब वेदर में जो कि अवेलेबल था. हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयज टू लास्ट? नरेटर ने प्लान किया था कि उनकी जर्नी थी लगभग 1,05,000 किलोमीटर होगी और इसको लगभग वो 3 साल में पूरा करेंगे. When and with whom did the narrator begin his voyage? इनके साथ कौन कौन था? ये शुरू की गई थी जुलाई 1976 में. इनकी वाइफ मैरी, इनका 6 साल का बेटा जिसका नाम था जॉनथन, इनकी जो बेटी थी जो कि 7 साल की थी जिसका नाम था सुजेन, ये इनके साथ थी. और साथ में इनके 2 क्रू मेंबर जो थे वो बाद में जुड़ गए थे. दे सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड. ये प्लाईमाउथ इंग्लैंड से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी. होम डिड द नरेटर एम्प्लॉय एंड वाई? नरेटर ने अपने साथ किन लोगों को रखा? हमने देखा कि अमेरिकन जो थे लैरी विजिल और एक स्विस जिनका नाम था हर्ब सिगलर, इन दोनों को इन्होंने अपने साथ रखा ताकि वो साउथ इंडियन ओशन के अंदर जो एक रफ वेदर होने वाला है, रफेस्ट सी जिसको माना जाता है, उससे वो लड़कर आगे निकल सके. एंड ही एंगेज देम बिफोर लिविंग केप टाउन. और इन्होंने इनको अपने साथ ले लिया केप टाउन से जाने से पहले. What happened on their second day out of Cape Town? What worried the narrator and why? दूसरे दिन क्या हुआ था? दूसरे दिन जब वो केप टाउन से निकले तो दूसरे ही दिन उनको एक स्टॉर्म उनका सामना हो गया. These storms blew continuously for the next few weeks. ये जो storms थे ये कंटिन्यूसली कुछ आने वाले समय के लिए बढ़ने वाले थे. He was worried about the waves. ये वेव्स जो ऊंची ऊंची उठ रही थी इससे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था. इस कारण से ये कि इसके बारे में काफ़ी चिंतित थे. Their size was alarming, यानी कि बहुत बड़ी थी, लगभग 15 मीटर तक थी. 15 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं. How did they celebrate the Christmas holidays? क्रिसमस हॉलीडेज़ को किस प्रकार से सेलिब्रेट किया गया? ये लगभग 3500 किलोमीटर्स ईस्ट में थे केप टाउन के. 25 दिसंबर को जो क्रिसमस था और वेदर उस दिन काफ़ी ख़राब था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना हॉलीडे अच्छे से मनाया. इन्होंने एक क्रिसमस ट्री बनाया छोटा सा वहाँ पर. और न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन वेदर. लेकिन न्यू ईयर जो अगला दिन था उसके बाद न्यू ईयर डे यानी कि 1 जो जनवरी रहता है, कोई इम्प्रूवमेंट वेदर में नहीं. यानी ख़राब वेदर के होते हुए इन्होंने अपनी जो क्रिसमस हॉलीडेज़ थे उसको अच्छे से मनाया, क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेट किया. How did the weather change on 2nd January? How did they feel? The weather changed from worse on 2nd January. 2 जनवरी को वेदर और ज़्यादा ख़राब हो गया. Now the waves were gigantic. वेव्स जो थी बहुत बड़ी हो गई, जायंट, बहुत बड़ी. As the ship rose to the top of each wave, they saw endless enormous sea rolling towards them. क्योंकि जो बड़ी बड़ी लहरें थी शिप उनके ऊपर उठ रही थी और ये ऊपर जाकर जब ये शिप ऊपर जाती थी तो इनके सामने बहुत बड़ा सी जो था, ऐसा लगता था समंदर पूरा इनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता था. द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. हवा का चलना और पानी जो कि उड़ के लहरों का पानी जो उड़ता था ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल फील हो रहा था. वॉट एफर्ट्स वर मेड टू फेस द रफ वेदर के लिए क्या किया गया था? सबसे पहले किया गया स्पीड कंट्रोल की गई शिप की. उन्होंने स्टॉर्म जिप जो होती है वो ड्रॉप की. दे लैश्ड हैवी मूरिंग रोप. उन्होंने हैवी मूरिंग रोप जो रहती है जो कि मतलब बिल्कुल रोकने के लिए लेकिन स्पीड कम करने में यूज़ की जाती है, उसका यूज़ किया. देन दे फास्टन्ड टुगेदर एवरीथिंग एंड वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट स्किल. यानी कि राफ्ट ड्रिल जो रहती है उसके अंदर वो उसकी भी उन्होंने प्रैक्टिस की कि अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है, अगर हमें सी में कूदना पड़ता है अपनी लाइफ जैकेट के साथ, लाइफ बोट्स के साथ, तो हम कैसे करेंगे. तो वो सब इन्होंने तैयारी कर ली थी. इन्होंने अपनी लाइफ लाइन्स को अटैच कर लिया था, अपने वाटरप्रूफ क्लोथ्स और लाइफ जैकेट्स को भी इन्होंने तैयार कर लिया था. What sort of wave hit the ship? How did the narrator react? एक बहुत ही बड़ी वेव इनकी शिप से टकराई, एकदम वर्टिकल. ऐसा लगा ये एकदम इनको वर्टिकली इनके ऊपर अटैक कर रही है वो. एंड इट वाज ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. ये दूसरी वेव से लगभग कितनी हाइट की थी? दुगनी हाइट की थी. इट हैड अ वेरी अनप्लेजेंट ब्रेकिंग क्रेस्ट. द नरेटर हैड नेवर सीन सच एन एनॉर्मस वेव, सो ही वॉज फिल्ड विथ हॉरर. ये जो वेव थी इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा थी और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट यानी कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी. इसकी हाइट, इसकी जो मार थी वो भी बहुत ज़्यादा थी. और नरेटर ने ऐसी
बड़ी वेव कभी देखी नहीं थी, इस कारण से वो डर गए। What is the impact of the torrent on the narrator and wave? The tremendous explosion shook the deck. जो explosion यानी कि जो टकराने के बाद जो नुकसान हुआ, जो टक्कर हुई, उस कारण से जो एक्सप्लोजन था उस कारण से डेक यानी कि पूरा हिल गया। द नरेटर्स हैड स्ट्रक द व्हील, नरेटर का सर कहाँ लगा? व्हील के ऊपर लगा। एंड ही फ्लू ओवर बोर्ड एंड वॉज सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वो बोर्ड के ऊपर से जाकर गिरा और वो लगभग वेव्स के नीचे डूबने ही जा रहा था। अनएक्सपेक्टेडली हिज हेड केम आउट ऑफ वाटर, और कहें तो उनका सर एकदम से पानी से बाहर आ गया। वेव वॉकर ऑलमोस्ट कैप्साइजिंग, हर मास वर ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। वेव वॉकर जो था वो ऑलमोस्ट डूबने जैसा था, और उसके जो मास्ट्स का मतलब है जो एक लंबे, एक डंडा कह सकते हैं हम, स्ट्रेट पोल कह सकते हैं, जो कि शिप के ऊपर होता है, आपने देखा होगा, जिसके ऊपर वो लटकाया जाता है। क्या लटकाया जाता है? जिसको हम कहते हैं मस्तूल हिंदी में, यानी कि जो पाल बांधने के लिए, वो कपड़ा एक बांधा होता है ना सेल, तो उसको बांधने के लिए जो बीच में एक लंबा पोल होता है, वो जो था एकदम हॉरिजॉन्टल दिखने लगा। यानी कि उसकी हाइट कैसे थी? लंबा, वो दिखना चाहिए ऐसा, लेकिन वो ऐसा दिखने लगा, यानी कि ऑलमोस्ट जहाज़ कैसा था? टेढ़ा हो चुका था, ऑलमोस्ट पलट चुका था। How did the narrator manage to survive through the attacks of subsequent waves? One of the waves threw the ship upright. अब इस अटैक से वो कैसे सर्वाइव कर पाया? अब जो लहरें आ रही थी उनमें से एक लहर ने आकर शिप को सीधा कर दिया। द नरेटर वॉज एबल टू रीच इट्स मेन बूम, और नरेटर ने उसका जो मेन बूम था, जो एक एंगल थी, उसको पकड़ने में वो कामयाब रहे। और सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड हिम अराउंड द नेक लाइक अ रैग डॉल, हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। मतलब जो वेव्स आ रही थी, वो सब वेव्स ने उसको, नरेटर को डेक के साथ रैग डॉल, जैसे कपड़े की डॉल होती है, जो उस तरीके से उसको रोल करते हुए वो उसके साथ पटकने लगे शिप के साथ। इस कारण उसकी जो लेफ्ट रिब्स थी वो टूट चुकी थी, क्रैक हो चुकी। हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड, उसका मुंह जो था वो ब्लड से भर चुका था, और दांत भी उसके टूट चुके थे। समहाउ ही फाउंड द व्हील, और किसी तरह के उसे व्हील मिल गया। लाइंड अप द स्टेम फॉर द नेक्स्ट वेव एंड रिमेन्ड फर्म, और उसको स्टेम जो उसके हाथ में आ गई, और अगली वेव जो आई तब तक वो उसको पकड़ के खड़ा रहा, ताकि वो उससे बच सके और आगे अपनी जान बचाने के लिए शिप पे चढ़ सके। हाउ डिड द नरेटर एंड द अदर मेंबर्स रिएक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द शिप? उन लोगों ने पानी के प्रेजेंस पे किस तरीके से रिएक्ट किया? द नरेटर कुड नॉट लीव द व्हील टू एग्जामिन द डैमेज पार्ट्स। नरेटर जो था वो व्हील को पकड़े हुए था, इस कारण से उसको छोड़ के डैमेज पार्ट्स का मुआयना करने नहीं आ सकता था। मैरी चिल्ला रही थी दैट द डेक वॉज ब्रोकन एंड दे वर सिंकिंग। मैरी चिल्ला रही थी कि डेक टूट चुका है और हम लोग डूब रहे हैं। लैरी और हर्ब जो थे वो पानी को पंप कर रहे थे बाहर, लाइक मैडमैन, यानी कि पागलों की तरह, बहुत तेज़ी से वो कर रहे थे। स्यू हैड अ बिग बम्प ओवर हर आइज। स्यू जो थी उसकी आंखों के पास एक, जैसे कि चोट लगने के कारण फूल जाती हैं, वैसा हुआ पड़ा। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे वर ऑलराइट, लेकिन बच्चों ने फिर भी कहा कि वो सब ठीक है। आई नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड heads, says the narrator. What problems do you think deserved his immediate attention? The starboard side had been struck open. They were taking in more water with every wave breaking over them. If they had not make some repairs urgently, they would sink. The narrator managed to cover the gaping holes with canvas and waterproof hatch covers. अब जो कवि लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास समय नहीं था बम्प्ड हेड्स के लिए, यानी कि जो चोट लगी थी उनको, उसके बारे में वरी करने के लिए उनके पास समय नहीं था, क्योंकि वो जो शिप के अंदर जो होल हो चुके थे, जो टूट चुका था, इस कारण से पानी अंदर इतना ज़्यादा आ रहा था कि अगर तुरंत रिपेयर नहीं किए गए तो वो 100% डूब जाएंगे। तो ऐसे में नरेटर जो थे उन्होंने उन होल्स को बंद करने की कोशिश की और किसी तरीके से उनको बंद भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैनवास एंड वाटरप्रूफ हैच कवर्स। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि उनके पास समय नहीं था इन चीज़ों के लिए। What problems did the narrator face during the night of 2nd January 1977? The hand pump started to block up and the debris floating around the cabins. हैंड पम्प्स जो थे, अब देखिए जब अंदर मलबा जो था, उस मलबे के कारण हैंड पम्प्स जो थे वो ब्लॉक होने लगे, डेब्रिस के कारण, जो मलबा था उस कारण से। द इलेक्ट्रिक पंप जो थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, वाटर का जब वो पंप, जब बाहर उसको पानी को फेंकने वाले पंप बंद हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए, तो अंदर पानी का लेवल बढ़ने लगा।
फिर इन्होंने क्या किया, 2 स्पेयर हैंड पंप्स, 2 एक्स्ट्रा हैंड पंप्स जो पड़े थे उनको फटाफट इनको सेट किया। द वेव्स हैड ऑल्सो कैरिड अवे द फोरस्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर फ्रॉम द डेक। वेव्स जो थी उन्होंने जो ये जो पार्ट्स रहते हैं हमारी शिप के, इन सब पार्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। इस कारण से जो लेखक हैं उनको बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। 2 जनवरी की बात की जाए तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।